previous NEET exam questions asked in 2021. So these are from chemistry part. First question is right option for the number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive unit cell. इसने बोला है primitive unit cell. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपने ध्यान रखना है कि जो एटम्स हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दीज आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली. तो यूजुअली जो HCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, उसमें Z का वैल्यू रहता है 6, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे 6 एंड टेट्राहेड्रल वाइड होंगे आपके, टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएंगे डबल ऑफ 6 दैट इज 12. बट ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसमें कॉर्नर के अलावा आपके 2 एटम्स फेस पे है और 3 एटम बॉडी सेंटर पे है, इसलिए यहाँ पर टोटल आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या लेटेस्ट पॉइंट है वो 6 आते हैं. जबकि प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है सिर्फ कॉर्नर पर है, तो ये क्या होता है, ये HCP का 1/3 होता है. तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z आ जाएगा 6/3 दैट इज़ 2. तो कायदे से इसका जो आंसर होना चाहिए था दैट शुड बी ऑक्टाहेड्रल वाइड 2 होने चाहिए एंड टेट्राहेड्रल वाइड 4 होने चाहिए, डबल होने चाहिए. बट यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन लेंगे कि हमारा जो सेल है, जो लेटिस है, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की ही बात हो रही है. 2-1 नहीं हो सकता है, 4-8 नहीं हो सकता है, ये FCC का रहता है और ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम का रहता है. तो यही 2 ऑप्शन बच गई और पहले लिखा है टेट्राहेड्रल, तो 12 होगा पहले, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. ज़िरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, और ये बहुत बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है CBSE में. तो ये इसका आंसर होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ, इसका ग्राफ आपने आइडेंटिफाई करना है. तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय में V और PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. सो हमारे वेरिएबल हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो सारी ऑप्शन में प्रेशर वॉल्यूम है एक्सेस पे, बिल्कुल ठीक है. तो सारी ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं हम कर पाएंगे. और देखिए यहाँ पे कांस्टेंट बताया है तो ये नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. बाकी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं. बाकी ऑप्शन में क्या है, ये आपका जो कर्व है ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक जो इक्वेशन है फॉलो कर रहा है. तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, दिस इज XY इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और इसके बाद आप टेबल इसमें बना सकते हैं. टेबल में आपने यहाँ पे लिख दिया X एंड Y, ओके, दैट इज़ प्रेशर और वॉल्यूम. तो अगर आप प्रेशर को लेते हो मैक्सिमम, दैट इज़ अगर आपने लिया 1, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सम कांस्टेंट बाय में 1, इट विल ऑल्सो बी 1. तो मैक्सिमम मिनिमम ले लेते हैं. अगर प्रेशर 0 हो गया तो वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर प्रेशर इनफाइनाइट हो गया तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा. इट मीन्स दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है. ऐसे ग्राफ आपके जो ऑप्शन नंबर A और B है, 1 एंड 2 है, वो हो सकते हैं. लेकिन C ऑप्शन में क्या है कि डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है. अब इसमें देखिए क्या आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ टेम्परेचर का वेरिएशन है, यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन है. तो टेम्परेचर के साथ आप वॉल्यूम का किसी का भी वैल्यू आप देख सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन इसका रहता है. तो यहाँ पर अगर इस वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम पे हम टेम्परेचर देखें, ये वॉल्यूम है या 2 वैल्यू हम ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं यहीं पे. तो यहाँ पर अगर हम देखें फिक्स्ड वॉल्यूम की वैल्यू पर कि 600, ये वाले ग्राफ के लिए देखिए आपने लिखा है टेम्परेचर 600 है और प्रेशर आपका कितना है, प्रेशर सम वैल्यू है, ओके. और अगर इसी को हम एक्स्ट्रापोलेट करें और यहाँ पर देखें कि 200 केल्विन पे प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, प्रेशर की वैल्यू हाई है जब टेम्परेचर हाई है, तो ये गलत है. प्रेशर के साथ टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है. ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि टिंडल इफेक्ट किस सॉल्यूशन में दिखेगा. टिंडल इफेक्ट हमें दिखता है कोलाइड्स में. तो कोलाइड्स ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते हैं. यूरिया ट्रू सॉल्यूशन, ये सारे ट्रू सॉल्यूशंस हैं, जबकि जो स्टार सॉल्यूशन है ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है. तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट ऑप्शन है. इसके बाद ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है. यहाँ पे कुछ नाम है IPAC 2,6-डाइमिथाइल 1-डेक-4-इन. तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है. तो चेन अगर हम देखें सारे केसेस में इक्वल लेंथ की है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अच्छा ये तो इसने ड्रॉ किया हुआ साइड में. अगर हम चेन देखें तो चेन लेंथ तो इक्वल है, तो यहाँ से कुछ हमें हासिल नहीं होने वाला है. फिर हम देखते हैं कि 4 पे इन है,
फोर्थ पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया होगा 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ 5 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये वाले ऑप्शन में 1 2 3 4 पे, तो ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, चलिए यहाँ से नहीं करते, यहाँ से करते हैं नंबर 1 2 3, तो ये थर्ड नंबर पे ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके बाद 1 2 3, ये भी 3 ऑप्शन थे, तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे आप चेक कर सकते हैं। इसमें 2 और 6 पे क्या है, 2 और 6 पे यहाँ मिथाइल ग्रुप्स हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि बॉन्ड एंथैल्पिक ऑर्डर CH हैलोजन कार्बन बॉन्ड में क्या रहेगा। तो ये सिंपल साइज का इफेक्ट है। जब आपका पीरियड नंबर 3 चेंज हो गया तो आपने बॉन्ड लेंथ साइज देखना है। तो साइज सबसे छोटा फ्लोरीन का, इसलिए हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोराइड की होगी और लीस्ट बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी आपकी आयोडाइड की होगी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन सारा ही। अभी हम थ्योरेटिकल कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स है, 14 हमारे ब्रेविस लैटिस हैं, उनमें से जो बॉडी सेंटर्ड के ऑप्शंस हैं वो किस किस लैटिस में पॉसिबल है। तो ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, है ना, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, देन ऑर्थोरोम्बिक है, इसके बाद मोनोक्लिनिक है, देन ट्राइक्लिनिक है ना, देन हमारे पास है हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ओके, तो ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इसमें ये जो ऊपर वाले 3 है ना, यहाँ पर BCC आपको मिलेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है कि जो ब्लास्ट फर्नेस, कोई भी फर्नेस है, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें रहता है 2000 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अगर हम कैल्विन ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2200 कैल्विन के आसपास ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कोई रिएक्शन A to B जिसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपका ये वैल्यू आ रहा है -4.2। तो यहाँ नेगेटिव देख के पता चल गया कि जो प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है तो आपका जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगी, दैट विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए, यहाँ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ भी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपका ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। इस केस में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेस है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि यहाँ पे दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल। तो ऐसे ही आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट स्लाइड। इसमें पूछा है सबसे पहले कि कंपाउंड जो मेटामेरिज्म शो करेगा। मेटामेरिज्म होता है ईथर्स में, और ईथर्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+1O। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करके हम देख लेते हैं। जैसे C4H10O है तो इसमें C4H10 कितना हो जाता है, H9 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। देन इसके बाद C5H12, यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं, ये भी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे C3H8 है और यहाँ पे है C3H6, तो ये हम अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा ओके, इसको करेक्ट कर लेते हैं, सॉरी। यहाँ पर जो ये फार्मूला होगा ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन की साइड जाएगी, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। ओके, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन में ऑक्सीजन ही नहीं है, इसलिए एलिमिनेट हो गया। देन नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए कार्बन C3H8, तो 3 पुट करके देखते हैं वैल्यू CnH2nO, तो ये आ जाएगा C3H6O। ओके, C3H8O नहीं होगा ऑप्शन, इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 74th क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा रिएक्शन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो ये जो कैटलिस्ट है यहाँ पे, दिस इज योर पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड दे रखा है, देखिए यहाँ पे O2 लिखा है, तो यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज आएगी। और जब भी पेरोक्साइड हो तो आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपने लगाना है। एंटी मार्कोनी में आपका जो Br पार्ट है वो जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे आपके ज़्यादा हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन्स आपके इस कार्बन पे अटैच हैं, तो Br आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, साइड में जहाँ Br लगा होगा। अच्छा ओके, यहाँ है डबल बॉन्ड, एक्चुअल में दिख नहीं रहा है प्रॉपर, तो इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। देखिए यहाँ CH2 है, हाँ जी ठीक है, यहीं पे आना चाहिए डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका टेट्रावैलेंसी तो कंप्लीट है। ये अच्छे से मुझे दिख नहीं रही है स्लाइड, तो यहाँ पे देखिए कार्बन 1 2 3 4, ठीक है यहीं पे है, तो यहाँ पर हमारा Br लगेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ Br नहीं है, ये गलत है।
देन सेकंड ऑप्शन में बी आर यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ये पेरोक्साइड अटैच नहीं होगा, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो मेटल जब मेटल को डिस्प्लेस करेगी दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंपल डिकम्पोजिशन ये डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन है दोनों, लेकिन यहाँ पे मेटल एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन इस केस में मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि हमें स्टेटमेंट चेक करनी है। इसने बोला है एस्प्रिन और पैरासीटामोल नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है, ये गलत बात है। ये दोनों ही नॉन नार्कोटिक्स होते हैं, दीज आर नॉन नार्कोटिक, जबकि जो मॉर्फिन और हेरोइन है वो आपके नार्कोटिक होते हैं। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखी है, तो यहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हैं जो बोथ द स्टेटमेंट दीज आर फॉल्स। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि EDTA के बारे में बताइए। तो EDTA एक हेक्साडेंटेट लाइगेंड होता है जिसमें 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। Which one of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? Liquid at room temperature मतलब metal is highly volatile। अगर हाईली वोलाटाइल है तभी तो हम वो वाला मेथड लगाएंगे ना, कि हम यहाँ पे मेल्टिंग देख रहे हैं इसका, है ना। वोलाटाइल है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो जैसे ही हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो ये आराम से प्योरीफाई हो जाएगी। तो इसमें देखिए जो जोन रिफाइनिंग है वो यहाँ पे काम नहीं करती है, ये सॉल्युबिलिटी की बात करता है। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता है, ये भी गलत बात है, ये भी गलत ऑप्शन है। क्रोमेटोग्राफी एड्जॉर्प्शन थियोरी पे बेस्ड है, जबकि डिस्टिलेशन यहाँ पे सही ऑप्शन है। डिस्टिलेशन में आपका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट मैटर हमें डिस्टिलेशन मेथड से प्योर फॉर्म में आराम से मिलती है। नेक्स्ट है कि हिंसबर्ग रिएजेंट किस केस में रिएक्ट करेगा और एल्कली अगर बाद में डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो हिंसबर्ग मेथड हम लगाते हैं रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो जिसमें प्राइमरी एमीन जो होता है वो वाटर एल्कली सॉल्यूबल होता है, NaOH में डिसॉल्व कर जाता है। तो हमने सिर्फ देखना है कि इसमें प्राइमरी एमीन कौन सा है। तो प्राइमरी जैसे ये वाला नाइट्रोजन है, इस पे देखिए कितने कार्बन अटैच हैं डायरेक्टली 3, तो ये तो टर्शरी है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद ये तो नाइट्रो है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये देखिए ये अमीन है, अमीन में देखिए डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन 2 है, 2 डिग्री है, तो ये भी नहीं होगा। प्राइमरी अमीन देखिए लास्ट ऑप्शन है, तो ये आपका राइट ऑप्शन। इसके बाद बोला है कि कौन सा एल्केलाइन अर्थ मेटल हेलाइड है जो कि कोवलेंट है ना, इसलिए वो क्या करेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। सिंपल कोवलेंट फजान रूल इस पे लगाना है हमें। तो फजान रूल बोलता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो सबसे छोटा कैटायन है उसका पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं आयनिक करैक्टर इंक्रीज करता है, कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट बेरिलियम के हैलाइड्स होते हैं। डाइहेड्रल एंगल होता है 2 प्लेन्स के बीच का एंगल। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसमें एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो इसके 2 प्लेन्स हैं और ये एक प्लेन, ठीक है, ये एक और ये दूसरा इसका ऐसे ये बॉन्ड ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, तो ये ऐसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसका रहता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल होता है इन 2 प्लेन्स के बीच में, इसको डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कन्फॉर्मर में डाइहेड्रल एंगल लीस्ट स्टेबल कब माना जाएगा। ये होता है जब यहाँ पे एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होती है, मीन्स जब इन दोनों के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री होगा। एक्लिप्स कब करेंगे, कवर कब होंगे, जब एंगल इनके बीच में कितना हो, 0 डिग्री हो, उसी टाइम पे 180 तो आपका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है और ये गाउच कन्फर्मेशन होती है। तो राइट ऑप्शन इज 1 ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।